एरिया को डेल्टा कहा जाता है। अब है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव। समुद्र की लहरों की वजह से भी कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे हैं सबसे पहले सी केव्स। समुद्र में गुफाएं कैसे बनती है? अ सी केव इज फॉर्म्ड इन रॉक फेसेस ऑन द शोर primarily by the wave action of the sea. The rocky faces on the seashore are eroded over a period of time by crushing waves. सी केव जो है वो कैसे फॉर्म होती है? जब कोई रॉक चट्टान होती है, वो समुद्र के किनारे पर है या समुद्र के अंदर है, वो बार बार प्राइमरली वेव क्या करती है, सी का जो एक्शन है, जो लहरें हैं उनको फेस करती है, और द रॉकी फेसेज ऑन दी सी शोर आर इरोडेड। जो रॉकी फेसेस है उसका वो सी शोर समुद्र के किनारे की वजह से कट जाता है, यानी समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनकी बार बार फेस करने की वजह से उसमें कटाव लग जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद ये हवाएं उसे क्रश कर देती है, यानी काट देती हैं, और इस तरीके से उसके अंदर क्या बनता है, सी केव बनती है, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। सी आर्चेस देखते हैं क्या होता है। अ सी आर्च इज़ अ नेचुरल आर्च और ब्रिज। एक सी आर्च यानी एक नेचुरल ब्रिज जैसा होता है, कर्व्ड आउट ऑफ रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड एंड वाटर। हवा और पानी की वजह से उसका अपर्दन हो जाता है। A sea cave can convert into a sea arch over time due to increased erosion in the rocks. जो सी केव बनती है पहले, उसके अंदर बार बार पानी की वजह से चट्टानों की, उसके अंदर चट्टान का बार बार अपर्दन होने की वजह से, इंक्रीमेंट होने की वजह से उसमें टाइम बीतने के साथ साथ वो चीज़ क्या हो जाती है, समुद्र केव जो सी केव है वो सी आर्च में बदल जाती है। ठीक है, यानी ज़्यादा कटाव होने की वजह से समय के साथ साथ वो इस तरीके का निर्माण कर देती है। स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म कंप्राइजिंग टू अ स्टीप एंड ऑफन वर्टिकल कॉलम और कॉलम्स ऑफ रॉक इन द सी नियर अ कोस्ट। जियोग्राफिक एक जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म होती है जो कि कंप्राइजिंग अ स्टीप ऑफन वर्टिकल कॉलम होता है, स्टीप होती है, और कॉलम ऑफ रॉक्स सी नियर अ कोस्ट, समुद्र के किनारे के नज़दीक पाई जाती हैं। स्टैक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ अ मेन लैंडफॉर्म इज इरोडेड बाय एक्शन ऑफ वाटर क्रशिंग अगेंस्ट द रॉक। ये तब बनता है जब एक मेन लैंडफॉर्म है, जब बनता है जब क्या होता है कि पानी की वजह से कट जाते हैं क्या, अगेंस्ट दी रॉक्स, जो क्रश करती है रॉक को उनके अगेंस्ट, मतलब पानी की लहरें जब उससे टकराती रहती हैं तो यहाँ पे रॉक के क्रश होने की वजह से, उसमें कटाव लगने की वजह से ये चीज़ें बनती हैं। कहने के बाद सिंपल सी यही है कि सी केव, सी आर्चेस, स्टैक, ये सब चीज़ें पानी में या समुद्र के नज़दीक चट्टानों में पानी और हवा की वजह से जो कटाव लग जाता है उसकी वजह से ये फॉर्म्स क्रिएट होती हैं। फिर है सी क्लिफ। द सी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ। जो समुद्र का किनारा होता है उसमें ऑलमोस्ट वर्टिकली समुद्र के ऊपर की तरफ जो ऊपर उठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। यानी कि ये समुद्र है, जैसे समुद्र के किनारे की तरफ आप बढ़ते हो तो हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है, यानी ऊंचा होता है यहाँ से इलाका, इसे कहा जाता है सी क्लिफ। एंड स्टैक दोनों है इसके अंदर, दोनों दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। सी बीचेज, समुद्र का किनारा होता है, पता है सबको। द एक्सटेंट ऑफ सी शोर विच इज फ्लैट एंड द वेव्स लीव बिहाइंड सेडिमेंट्स एट दीज प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ फाइन सैंड आर कॉल्ड बीचेज। जैसे कि समुद्र के किनारे काफ़ी फ्लैट एरिया हो और वहाँ पे हवाओं और लहरों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट को वहाँ पे छोड़ दिया जाए और फाइन सैंड पाई जाती है वहाँ पे, अच्छी मिट्टी, उसे बीच कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय आइस। अब वो लैंडफॉर्म्स जो कि बर्फ़ की वजह से क्रिएट होते हैं उसमें है सबसे पहले ग्लेशियर। ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस लाइक अ फ्रोजन रिवर मूविंग स्लोली ओवर अ लैंड सरफेस और डाउन अ वैली। एक ग्लेशियर जो होता है वो एक बड़ा सा ढेर होता है बर्फ़ का, जो कि फ्रोज़न रिवर, जब जमी हुई नदी धीरे धीरे स्लोली मूव करती है ओवर अ लैंड सरफेस, एक ज़मीन के क्षेत्र के ऊपर से, और डाउन अ वैली, और एक घाटी के अंदर। इन सम प्लेसेस द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल एक्सीड द अमाउंट ऑफ स्नो दैट मेल्ट्स। कुछ जगहों पे क्या होता है कि स्नोफॉल की जो अमाउंट होती है वो स्नो के पिघलने की क्षमता से ज़्यादा होती है, यानी बर्फ़ गिरती ज़्यादा और पिघलती कम है। द एक्सेस अक्यूमुलेटेड स्नो मास काजेज ग्लेशियर्स टू फॉर्म इन हाई माउंटेन रीचेज। तो इस वजह से ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से बर्फ़ का ढेर लग जाता है और इससे ग्लेशियर्स का निर्माण हो जाता है जो माउंटेन की तरह हाई होते हैं। सम ग्लेशियर्स आर नियरली 200 मीटर्स थिक इक्वल टू नियरली अ 60 स्टोरी बिल्डिंग। कुछ ग्लेशियर्स तो 200 मीटर तक बड़े होते हैं जो कि लगभग 60 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होते हैं। जैसे अगर हमने 60 स्टोरी बिल्डिंग अगर बनाई है उसके बराबर होते हैं, 200 मीटर तक की इसकी ऊंचाई और मोटाई होती है। उसी तरीके से सेकंड है ग्लेशियर मोर्नेंस।
As the mass of ice in a glacier slides down, it erodes the soil and rock on the sides of the valley through which it passes. जब बर्फ़ का ढेर ग्लेशियर स्लाइड करते हैं, जब फिसलते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में कटाव लगता है और रॉक में भी। तो साइड्स ऑफ द वैली थ्रू विच इट पासेस, तो उस घाटी की जो साइड्स होती हैं दोनों जहाँ से ये गुजरती हैं, द सोइल एंड रॉक डेब्रिस कलेक्ट एंड मूव अलॉन्ग विद द मास ऑफ आइस एंड इट कोल्ड ग्लेशियल मैरिन। तो जिस घाटी से ये बहकर आती है वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले आती है, और वहाँ जहाँ ये जमते हैं, पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ग्लेशियल मैरिन बनता है। अ मैरिन थस इट any glacially formed accumulation of unconsolidated glacier debris, soil and rock which can occur in glaciated regions। ये वही है जब मैरिन मतलब मोरिन जो है बनता है पहले, उसके साथ जो चीज़ें बहकर आती हैं, डेब्रिस, सॉइल और रॉक है, वो हिस्से जहाँ पे जम जाते हैं उनको ग्लेशियल रीजन्स भी कहा जाता है। ठीक है, उस एरिया को ग्लेसिलेटेड रीजन कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। अब है फीचर्स क्रिएटेड बाय विंड। हवा के ज़रिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले हैं मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड रॉक पेडेस्टल्स भी कहा जाता है इन्हें। दे आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबली स्टिकिंग मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड वेदरिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो विजिबल होती है, और इसे मतलब प्रोसेस ये किसकी वजह से होती है, अपर्दन और वेदरिंग की वजह से होती है। दीज आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ये डेजर्ट एरियाज में पाई जाती हैं। विंड्स ब्लोइंग एट हाई स्पीड इरोड द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक। हाई स्पीड से बहने वाली हवा जो चट्टान का नीचे का हिस्सा होता है उसे क्या करती है, काट देती है। मोर देन इट्स अपर पार्ट, उसके ऊपर वाले हिस्से की तुलना में ज़्यादा काटती है। दिस इज बिकॉज द सैंड पार्टिकल्स ब्लोन अलोंग बाय द विंड बिंग हैवियर। तो जो मतलब भारी हिस्से होते हैं, भारी चीज़ें जो होती हैं, वो भी हवा के साथ बहकर चली जाती है। रिमेन क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि नज़दीक ग्राउंड के पास में होते हैं, ज़मीन के नज़दीक होते हैं। एज द सैंड लैडन विंड्स पास अलोंग द रॉक्स, द सैंड पार्टिकल इरोड द रॉक क्लोजर टू द ग्राउंड वाइल द अपर पोर्शन इज नॉट अफेक्टेड एज मच। जो मतलब मिट्टी या फिर नीचे के हिस्सों में जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो तो बहकर चले जाते हैं, हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो अपर पोर्शन होता है वो अफेक्टेड नहीं होता ज़्यादा। दिस गिव्स द रॉक्स अ मशरूम लाइक शेप। तो ये जो बात कारण होता है हवा का, उस वजह से नीचे की चीज़ें बहकर चली जाती हैं, ऊपर की ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती। तो ये उस रॉक को एक मशरूम लाइक शेप दे देते हैं, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो। ऊपर से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुई है हवा से, लेकिन नीचे का हिस्सा में पूरे में कटाव लग चुका है, जिस वजह से ये इस तरीके की शेप मिलती है। वैसे है सैंड ड्यून्स यानी मिट्टी के धोरे। सैंड इज़ फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूस इरोशन ऑफ रॉक सरफेस बाय फास्टिंग ब्लोइंग विंड्स। सैंड फॉर्म किससे बनती है, जब लगातार चट्टानों के सरफेस का इरोजन होता है, अपर्दन होता है, फास्ट ब्लोइंग विंड, तेज़ हवाओं के बहने की वजह से। वैन एवर द विंड लॉसेस स्पीड, जब ये हवा स्पीड खो देती है, इट डिपोजिट द सैंड इट कैरिड एंड अ हिल लॉक ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। तो ये सैंड जो अपने साथ चीज़ें बहा कर लाती हैं, ये वहीं पे जम जाते हैं और हिल लॉक सैंड बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ सैंड ड्यून, यानी हवा धीमी पड़ने से वो वहीं रुक जाती है मिट्टी, और वहाँ सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाता है। ड्यून्स कीप चेंजेस देयर शेप एंड साइज़। इन धोरों का जो शेप और साइज़ है वो बदलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंट्रैक्शन विद विंड्स। उनका हवा के साथ इंट्रैक्शन कैसा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। मोस्ट ड्यून्स आर लॉन्गर ऑन दी विंडवर्ड साइड वेयर द सैंड इज पुश्ड अप अ ड्यून एंड शॉर्टर ऑन दी लीवर्ड साइड। ज़्यादातर जो धोरे होते हैं वो जिस तरफ हवा उन्हें बहाकर ले जाती है उस तरफ ऊंचे, और जिस तरफ से हवा मतलब उन्हें लाती है उस तरफ की साइड शॉर्टर यानी नीचे रह जाती है। जिस तरफ हवा उन्हें पुश करती है वहाँ ऊंची जगह बन जाती है, और जहाँ से मिट्टी उड़ाकर ले जाती है वहाँ पे गहरी जगह बन जाती है। अब है लोएस। When very fine grained sand which is very light gets blown and subsequently gets deposited over a large area, this is called loess। जब एक बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सैंड यानी अच्छी उपजाऊ मिट्टी को, वो जो बहुत ही हल्की होती है, उसे बहाकर ले जाया जाता है, हवा के साथ उड़कर चली जाती है, और उसे सब्सिक्वेंटली कहीं ऐसे बड़े एरिया पे डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। ऑफन द रिजल्टिंग लॉसेस डिपॉजिट आर सेवरल मीटर्स थिक। कई बार क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है, इसका जो जमाव होता है वो काफ़ी मीटर तक मोटा होता है। लेसेस इज़ फाउंड एक्सटेंसिवली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ चाइना। ये ज़्यादातर चाइना के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अब है अर्थक्वेक इन नेपाल अ केस स्टडी। हम नेपाल में आए एक भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ऑन 25 अप्रैल 2015 अराउंड नून एन अर्थक्वेक मेजरिंग 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल स्ट्रक नेपाल। 25 अप्रैल 2015 को लगभग दोपहर के समय अर्थक्वेक जिसे 7.8 मेजर किया गया था रिक्टर स्केल पे, वो नेपाल में आया। इट वॉज फॉलोड बाय ओवर 100 आफ्टर शॉक्स आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू डेज।
इसके बाद मतलब इसके अगले कुछ दिनों के बाद भी लगभग 100 आफ्टर शॉक्स को देखा जा सकता था वहाँ पे। इट्स एपिसेंटर वॉज इन नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। इसका जो सेंटर था जहाँ से भूकंप उठा था वो नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में था। एंड इट्स हाइपोसेंटर वॉज एट अ डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.2 किलोमीटर बिलो दी सरफेस। और इसका जो हाइपोसेंटर था कि मतलब धरती के अंदर ये कहाँ पे बना है, वो लगभग 8.2 किलोमीटर धरती के अंदर था। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन दिस रीजन इन द लास्ट 80 ईयर्स। ये पिछले 80 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भूकंप माना जाता था उस एरिया का, उस क्षेत्र का। द टर्मर्स वर सो स्ट्रॉन्ग, जो कंपन था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, दैट दे वर फेल्ट सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। और उसे बहुत सारे सैकड़ों किलोमीटर तक उसे महसूस किया जा चुका था। इट डेस्ट्रॉयड नियरली ऑल द बिल्डिंग्स इन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कैपिटल सिटी काठमांडू। इसने लगभग कैपिटल सिटी काठमांडू की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड द सराउंडिंग रीजन्स, और आसपास के कुछ क्षेत्रों को भी डिस्ट्रॉय किया था। पीपल वर रेंडर्ड होमलेस एंड कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे और संसार से उनका रिश्ता जैसे टूट सा गया था। एज ऑल रोड्स एंड इवन द एयरपोर्ट वर डैमेज्ड, सारे के सारे सड़कें और जो एयरपोर्ट से वो डैमेज हो चुके थे। इट ट्रिगर्ड ह्यूज लैंडस्लाइड्स एंड एवलांसेस इन द हिमालयाज। इसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स और बर्फ़ की सरकती चट्टानों का भी ये कारण बनता है हिमालयाज़ के अंदर। दिस लैंड लॉक्ड कंट्री वॉज नियरली डिवास्टेटेड। जो मतलब ये लैंड लॉक्ड कंट्री थी, ये लगभग बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर थी। ओवर 9000 पीपल डेड, लगभग 9000 लोग इसमें मरे और 20,000 लोग घायल हुए। 17 डेज लेटर, 17 दिनों के बाद, अनदर मेजर अर्थक्वेक मेजरिंग 7.3 ऑन द रेक्टर स्केल हिट द सेम रीजन। 17 दिन बाद 7.3 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक भूकंप फिर से उसी क्षेत्र पर हुआ। दिस वन कपल्ड विद द डिजास्टर कास्ड बाय द अर्लियर क्वेक। जो पहले मतलब अर्थक्वेक आया था उससे भी ये खतरनाक था, ये उसका भी कपल था। अफेक्टेड नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस देश की लगभग सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था, इसने प्रभावित किया था। दीज मैसिव अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉयड नियरली 6 लाख होम्स एंड अनदर 3 लाख वर डैमेज टू बिकम अनस्टेबल एंड इनसिक्योर। इस बड़े से भूकंप ने, मैसिव विशाल भूकंप ने लगभग 6 लाख घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अनदर 3 लाख जो घर थे वो डैमेज हुए, जो कि अनस्टेबल और इनसिक्योर थे। द मैक्सिमम इम्पैक्ट वॉज फेल्ट इन रिमोट एरियाज। ज़्यादातर इसका असर रिमोट एरियाज़ में महसूस किया गया। सिंस इट इज़ हिली रीजन, जैसा कि ये एक पहाड़ी इलाका था। रीचिंग दीज रिमोट एरियाज टर्न आउट बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, यानी ये इस क्षेत्र पर पहुँचना मुश्किल था। इट मेड रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन डिफ़िकल्ट। इस वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाए गए वो मुश्किल थे। ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन एंड रोड नेटवर्क, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन भी ख़त्म हो चुके थे और रोड नेटवर्क भी बिल्कुल जैम हो चुका था, यानी टूट चुका था। तो किसी तरीके का कोई रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाना बहुत ही मुश्किल था। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू सेंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ टेंट्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथिंग। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने पहला ऐसा देश था जिसने इन्हें टेंट्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, फूड और क्लोथिंग की सेवा पहुंचाई, हेल्प पहुंचाई। एवन रेस्क्यू टीम्स वर फ्लोन इन, यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम्स को भी यहाँ भेजा गया। मैनी अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जॉइंड इन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द डिजास्टर स्ट्रक पीपल। बहुत सारे दूसरे देशों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे ज्वाइन किया और यहाँ पर जो डिजास्टर स्ट्रक पीपल थे, इस समस्या में फंसे लोगों को बचाने में हेल्प की। रेस्क्यू टीम एंड सर्च ऑपरेशंस वर्कड इंसेंटली टू फाइंड सर्वाइवर्स एंड डेड बॉडीज एंड टू सेट अप कैंप्स फॉर पीपल रेंडर्ड होमलेस। रेस्क्यू टीम को भेजा गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसके अंदर सर्वाइवर्स और डेड बॉडीज़ को ढूंढकर निकाला गया और उनके जिन लोगों के घर तबाह हो चुके थे उनके लिए कैंप सेट किए गए। द टास्क ऑफ फीडिंग, गिविंग हेल्थ केयर, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड अदर इसेंशियल फैसिलिटीज वॉज अ मैमोथ वन, बट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ सेवरल गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड इंडिविजुअल्स वर एबल सेव एंड रिहैबिटेबल लैक्स ऑफ पीपल। जो टास्क था उन लोगों को खाने की चीज़ें प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर देना, मेडिसिन देना, क्लोथ्स देना और इसेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, ये एक बहुत ही विशाल काम था जिसे सब ने मिलकर, सभी गवर्नमेंट्स ने, एनजीओज़ ने और इंडिविजुअल हर एक आदमी ने मिलकर कलेक्टिवली इसमें हेल्प की। और जो सेव एंड रिहैबिलिटेट लैक्स ऑफ पीपल, हर एक ने कोशिश की, इसलिए लाखों लोगों को बचाया जा सका और उनके लिए फिर से निवास स्थान का निर्माण किया जा सका।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर है, इसको आपको रीड करना है, वीडियो देखनी है, और जो भी होमवर्क आपको सेंड करते हैं वो आप टाइम टू टाइम करिए और साथ में लर्न भी करिए चैप्टर्स को। ओके, थैंक्स एंड